हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन केम टीवी। बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स खत्म कर दिया, मींस थियोरेटिकल पोर्शन पूरा खत्म कर दिया और जितनी भी थियरी थी वो सारी थियरी के अंदर जो जो इक्वेशन वाले टर्म थे, यानी कि जो वो प्रैक्टिकल टर्म थे, थ्योरेटिकल टर्म थे, वो सारी चीजों को हमने एक साथ पढ़ लिया। क्लियर। और इनिशियली मैंने आपको बताया था शुरुआत में भी कि आपको रेट लिखना अच्छी तरीके से आना चाहिए, वो भी मैंने आपको सिखा दिया। इक्वेशन के ऊपर से कैसे रेट लिखा जाएगा, रिएक्टेंट के टूवर्ड्स कैसे लिखा जाएगा, क्यों माइनस की साइन लगेगी। क्लियर, ये सारी बातों का डिस्कशन हमने कर लिया। अब और इन बिटवीन लेक्चर खत्म करने के बाद मैंने आपको एक दिन भी दिया था कि प्रैक्टिस कर लीजिए, पूरा रिवाइज कर लीजिए चैप्टर, देन आफ्टर न्यूमेरिकल्स की ओर जाएंगे। तो बच्चों, आज न्यूमेरिकल पोर्शन पढ़ना है। खास ध्यान रखना है बच्चों, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो और आपने थ्योरी पोर्शन नहीं पढ़ा है तो अभी भी आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो पहले पूरा थ्योरिटिकल पोर्शन जितना भी है वो सारा का सारा थ्योरेटिकल डेटा पहले एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको सारी बातें पता चलेगी। ठीक है, चालू करते हैं न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल को मैंने कुछ अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड किया है और कुछ ऐसे सुइटेबल न्यूमेरिकल को मैंने चूज किया है। कुछ आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से लिए हैं, कुछ एक्स्ट्रा सम लिए हैं, कुछ जी रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए हैं, और सबको मैंने स्टेप बाय स्टेप अलग अलग लेक्चर में डिवाइड किया है। तो ध्यान रखना, जो भी फंडामेंटल चीजें होगी वो सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपका फोकस बनाए रखना बहुत जरूरी होगा और आपको सारी बातों को आपकी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करते रहिए होगा। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। फर्स्ट, द रिएक्शन ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3। बच्चों, मैंने मोल कॉन्सेप्ट जब आपको पढ़ा है, जिन्होंने मोल कॉन्सेप्ट नहीं देखा है वो लोग जाके मोल कॉन्सेप्ट पहले चेक कर सकते हो। क्लियर, कि मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो मैंने बताया था कि आप लोग को अगर इक्वेशन बनाना आ जाता है न्यूमेरिकल के अंदर, आप लोग को डेटा के ऊपर से अगर इक्वेशन बनाना आ जाता है तो आप लोग आसानी से मोल कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर सकते हो। और इवन यही चीज केमिकल काइनेटिक्स में भी आप लोग इंप्लीमेंट में ला सकते हो और इवन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी, क्योंकि इक्वेशन अगर बनाना आपको आता होगा तो आप आसानी से सारी चीजें कर पाओगे। देखिए यहाँ पे एक चीज बताई हुई है, क्या एक चीज बताई हुई है, डिकम्पोजिशन ऑफ NH3। डिकम्पोजिशन ऑफ NH3, NH3 का डिकम्पोजिशन करना है। अमोनिया बनाने की हेबर प्रोसेस तो आप लोग जानते हो, तो उसका रिवर्सिबल करना है, बस और कुछ है नहीं। तो पहले तो हम इक्वेशन अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस मींस NH3 gives N2 plus H2। क्लियर, बैलेंसिंग बाद में करते हैं, तो डिकम्पोज करो, अमोनिया को डिकम्पोज करते हो तो N2 और H2 गैस मिलते हैं। अब बैलेंसिंग करने के बाद पता चला कि यहाँ पे बैलेंसिंग में आगे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 आता है। क्लियर, क्योंकि ये बात तो नॉर्मल और जाहिर सी है, क्योंकि हेबर प्रोसेस में ये चीज पढ़ी थी कि 1 मोल नाइट्रोजन एंड 3 मोल हाइड्रोजन कंबाइन विद फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया। क्लियर, बैलेंसिंग में पता चल जाता है 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन। ओके, सो और ये चीज होती है कहां पे, प्लेटिनम की सरफेस के ऊपर। is zero order, one of the most important data, another data is zero order। क्वेश्चन में दूसरी एक चीज बता दी कि ये इक्वेशन जो है वो इक्वेशन वो हो रहा है जीरो ऑर्डर के लिए। किसके लिए, जीरो ऑर्डर। मैंने आपको बच्चों पहले बताया हुआ था कि ऑर्डर जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड किए जाते हैं, वो आपको इक्वेशन या क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। आपको अगर ढूंढने वाली बात होगी तो सामने रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी जाएगी, मतलब कि इक्वेशन जो होगा उसके ऊपर से ही आपको सारी बातें ढूंढनी रहेगी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए जीरो ऑर्डर दे दिया गया है। नाउ व्हाट इज द ROP मींस रेट ऑफ प्रोडक्शन। अब उसको रिएक्शन भी कह सकते हो। प्रोडक्शन क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रोड्यूस हो रहा है ना, फॉर्मेशन हो रहा है किसका, N2 का और H2 का। क्या हो रहा है यहाँ पे, फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। ओके, ध्यान रखिएगा। सो N2 एंड H2, प्रोडक्शन ऑफ N2 और H2 का रेट ढूंढना है। जहां पे एक वैल्यू दी हुई है रेट कांस्टेंट K की, कितनी वैल्यू मेरे पास है, K की वैल्यू मेरे पास है, एज अ डेटा ही गिन लो आप इसको, 2.5 into 10⁻⁴ मोलर पर सेकंड। क्लियर ना, मोलर पर सेकंड, सॉरी कैपिटल M आएगा, मोलर पर सेकंड। तो इस बात को बच्चों ध्यान रखिएगा खास, यहाँ पे स्मॉल m मत कर देना वरना वो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम तो मोलर पर सेकंड लिखते हैं ना, मोलर पर टाइम। ओके, नाउ हमें प्रोडक्शन यानी कि रेट लिखना है। सबसे पहले तो माफ कीजिए, रेट ऑफ प्रोडक्शन ढूंढना है तो सबका रेट पहले लिखना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन के लिए पहले तो मैं रेट लिख देता हूं, उसके बाद जीरो ऑर्डर की ओर जाते हैं। तो मैं अगर रेट लिखूं, रेट देखो बच्चों, रेट अगर मैं लिखता हूं तो रेट कैसे लिख सकता हूं भाई, प्रोडक्ट रिएक्टेंट के साइड पे रेट, सबसे पहले तो डी dt ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब क्या है मेरा, अमोनिया मींस NH3
और वो क्या आएगा माइनस। बच्चों ध्यान रखना, खास क्यों माइनस की साइन क्यों लगेगी, क्योंकि ये कौन है रिएक्टेंट, इज इक्वल टू dt ऑफ N2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इज इक्वल टू dt ऑफ H2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। और ये जब मैं रेट लिखता हूं तब ये रेट किसके इक्वल आता है, ये रेट मैंने लिखा ना R के इक्वल रेट, ये रेट है मेरा, एक प्रकार का रेट है R, रेडी। और ये रेट लिखूं मैं तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई थी कि इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आपको क्या करना पड़ता है, इनको डिवाइड करना पड़ता है, डायरेक्ट लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब कि 2 यहाँ आगे लिख देता हूँ dt ऑफ 1/2। जैसे यहाँ पे तो 1/1 कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा 1/3। क्लियर ना, हाइड्रोजन के लिए मेरा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है इसलिए। ओके नाउ सो चलो मैंने रेट लिख दिया। नाउ अब ये रिएक्शन हो रहा है जीरो ऑर्डर के लिए, मतलब मैं नॉर्मल रेट लो लिखूं। नॉर्मल रेट लो क्या होगा मेरा, R इज इक्वल टू K। अब देखो हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो रहा है। अब मैंने आपको एक एग्जांपल पहले से सिखाया था कि सपोज मेरे पास A एज ए प्रोडक्ट A है, माफ कीजिए रिएक्टेंट A है और प्रोडक्ट B है, मतलब A2B। तो आप रिएक्टेंट को लिखते थे ना R इज इक्वल टू K इन ब्रैकेट A रेस टू समथिंग, मतलब कि उसका जो भी पावर है, जो ऑर्डर है। यहाँ पे तो मेरे पास देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों है और मुझे प्रोडक्ट का क्या ढूंढना है, प्रोडक्ट का मुझे क्या ढूंढना है, रेट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि R ऑफ रिएक्शन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन जिसके टुवर्ड्स हो रहा है उसका अगर मुझे ढूंढना हो और जीरो ऑर्डर के लिए है। तो सपोज मेरा रिएक्टेंट, यहाँ पे मैं रिएक्टेंट ले लेता हूँ NH3, सपोज नहीं सॉरी ये है NH3। अब उसका जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर मतलब क्या 1। तो यहाँ पे तो मैं कुछ भी लिखूं, चाहे मैं, ये तो मैंने सिर्फ समझाया आपको रिएक्टेंट के लिए, लेकिन हमें तो प्रोडक्ट के लिए ढूंढना है, तो प्रोडक्ट के लिए भी वो चीज सेम ही रहेगी, बराबर ना। तो चाहे आप H2 उसका जीरो पावर लिखो, चाहे आप N2 उसका जीरो पावर लिखो, ये भाई तो यहाँ से हट ही जाने वाले हैं, क्योंकि तो इसका भी जीरो पावर क्या हो जाएगा 1। मतलब कि रेट किसके इक्वल हो जाएगा, K के इक्वल। समझ में आई बात, रेट किसके इक्वल हो जाएगा, K के इक्वल, यानी कि R जो है R के इक्वल ये सब कुछ है और वही रेट के इक्वल K भी है। मतलब कि हमें जिसको ढूंढना है उसको हम ले लेते हैं। जैसे कि मुझे किस को ढूंढना है, मुझे N2 को ढूंढना है और मुझे दूसरा किसको ढूंढना है, मुझे H2 को ढूंढना है। मतलब क्या, ये इसके इक्वल जो R है वो R के इक्वल में K लिख सकता हूँ K। अब ये तीन में से जिसको ढूंढना है, जैसे कि मुझे इसका रेट ढूंढना है, पहले किसका मुझे रेट ढूंढना है, रेट ऑफ नाइट्रोजन की बात करते हैं सबसे पहले। तो क्या आएगा dt ऑफ नाइट्रोजन, क्या आएगा dt ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू रेट विद द सेंस क्या आएगा, रेट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, R की जगह पे। यहाँ पे देखिए ये तीनों के इक्वल क्या है मेरे पास R, बट R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं K लिख सकता हूं और वो K की वैल्यू तो मेरे पास है, ये रही भाई K की वैल्यू। तो क्लियर, समझ में आई बात। तो यहाँ पे K की वैल्यू मतलब कि dt ऑफ N2 इज इक्वल टू, K की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोलर पर सेकंड। तो यहाँ पे तो सीधा रेट फाइंड हो गया, रेट ऑफ प्रोडक्शन किसके इक्वल आ गया, सीधा K के इक्वल आ गया। रेट ऑफ प्रोडक्शन किसके इक्वल आ गया, सीधा K के इक्वल आ गया। समझ में आई बात बच्चों, ध्यान रखना, खास मिस्टेक ना हो। यही चीज मैं अगर लिखना चाहूं इसके लिए H2 के लिए, तो H2 के लिए मेरा रेट क्या है, ये रहा 1/3 dt ऑफ H2, वो भी किसके इक्वल है, K के इक्वल। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये भी किसके इक्वल है, K के इक्वल। तो यहाँ पे भी K की वैल्यू क्या लिख दूं, सीधा 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोलर पर सेकंड। ठीक है ना। अब ये मुझे तो सिर्फ कितना चाहिए, मुझे तो इतना ही चाहिए ना, मुझे तो dt ऑफ H2 ही चाहिए। तीन को सामने जाने देता हूं, मतलब मुझे मिल जाएगा रेट मींस dt ऑफ H2 इज इक्वल टू 3 सामने, यानी कि 3 इंटू 2.5 7.5। क्लियर ना, जाएगा 5.5 सॉरी जाएगा 5 2.5 7.5 इंटू 10⁻⁴ मोलर पर सेकंड, यानी कि हाइड्रोजन का रेट भी मुझे मिल गया प्रोडक्शन का। ओके, तो देखिए दो चीजें ढूंढनी थी, क्या ढूंढना था आपको, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन ये रहा एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन ये रहा। ओके, तो देखो फर्स्ट सम के अंदर हम नॉर्मल तो पहले ये सीखे कि आपको जब भी कभी
प्रोडक्शन या तो जब भी कभी रेट ढूंढना आएगा रिएक्शन का, तब आपको सबसे पहले पूरे रिएक्शन, पूरे इक्वेशन का रेट ऑफ रिएक्ट मतलब माफ कीजिए रेट लिखना पड़ेगा, क्लियर ना, यानी कि डीडीटी ऑफ रिएक्टर डीडीटी ऑफ प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा। देन आफ्टर वी कैन से उसके इक्वल हम रेट लो करेंगे, रेट लो के साथ हम के को कांस्टेंट भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि इसके ऊपर से आप बहुत सारा न्यूमेरिकल बहुत स्पीड में कर पाओगे। ये एक्चुअल में छोटा सा सम है, मैंने इतना डिटेल में समझा है क्योंकि आपको पता चले, हालांकि आपको डायरेक्ट यहीं से पता चल जाना चाहिए कि कितना आएगा, कि इसके इक्वल अगर के है, अगर एमसीक्यू में आता है ये सब करने की जरूरत आती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है उसे सीधा मल्टीप्लाई करना रहता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द रिएक्टेंट इज सेकंड ऑर्डर, देखिए यहाँ पे बता दिया गया सेकंड ऑर्डर, जैसे यहाँ पे बताया था जीरो ऑर्डर, वैसे यहाँ पे बता दिया द रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में वो कौन सा है, सेकंड ऑर्डर, रिएक्शन कौन सा है वो नहीं पता। नाउ हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड if the concentration of reactant is double, if the concentration of reactant is double at 1/2, समझिएगा बहुत काम का सम है, क्योंकि इसके ऊपर से आप बहुत कुछ जान भी सकोगे। क्वेश्चन सबसे पहले समझिए कि यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है और रिएक्शन कुछ दिया नहीं है, तो मैंने आपको हर वक्त बताया है जब रिएक्शन ना दिया तब आप खुद से रिएक्शन ले लो और एक ही रिएक्शन का एग्जांपल लो जो मैंने हर वक्त सिखाया। सपोज we have one reaction A to B, suppose we have one reaction A to B, समझना अच्छी तरीके से, क्लियर। मेरे पास एक रिएक्शन है, क्या A से B तक का मेरे पास एक रिएक्शन है ना। रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है मतलब कि पावर में 2 आ जाएगा, पावर में 2 आएगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है मतलब मैं इसका रेट लिखूं तो रेट क्या आएगा, रेट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, सेकंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, तो क्या लिख सकता हूं, K मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर 2 लिख सकता हूं ना, नॉर्मल रेट लो लिख सकता हूं, इसके ऊपर से डीडीटी वाला फॉर्म लिखूं तो वो लिख सकता हूं डीडीटी ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू आर। ओके, चलिए यहां पे मैंने रेट कांस्टेंट लिख दिया, रेट कांस्टेंट के साथ साथ रेट लिख दिया, उसके साथ साथ मैं उसका डीडीटी वाला फॉर्म भी लिख सकता हूं ना। अब मैंने डीडीटी वाला फॉर्म क्यों नहीं लिखा है, उसका एक रीजन आपको बताता हूं, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में देखिए बताया गया है हाउ इज द रेट is affected of the concentration of reactant, देखिए क्या बताया गया है, concentration of reactant, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन तो यहां पे आती है, हालांकि वहां पे भी आती है बराबर, बट उसके ऊपर क्या इफेक्ट होती है। आप रेट जब लिखने बैठते हो तब इस कॉन्सेंट्रेशन को आप डबल या तो आधा करते हो, तो इस रेट के ऊपर क्या इफेक्ट होती है वो हमें बताना है। तो यहां पे देखिए कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली कितनी है वो मुझे नहीं पता है, तो आप एज्यूम कर सकते हो, सपोज ये दिखाने के लिए सिर्फ कि क्या चेंज आ सकता है, सपोज इनिशियल concentration of A is X, सपोज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है उसकी X, ये हमें सिर्फ दिखाना है बच्चों, क्या है पता नहीं, हमें सिर्फ चेंज बताना है। तो यहाँ पे आप वो वैल्यू रख दीजिए भाई R इज इक्वल टू K इंटू एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या हुआ, एक नॉर्मल रेट लो हुआ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ना। अब पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है कि मैं रिएक्टेंट को डबल कर दूं, क्या कर दूं, माफ कीजिए रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दूं, क्या कर दूं, डबल, मतलब कि यहाँ पे जो A इज इक्वल टू मैंने X कॉन्सेंट्रेशन ली थी उसको मैं अब क्या ले लूं, A इज इक्वल टू 2X, यानी कि डबल कर दूं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, if concentration of A is 2x, पहले x थी मैंने डबल कर दिया 2x, then मतलब चेंज इन रेट R is equal to K in bracket A, मतलब अब K की जगह मैं क्या लिख सकूंगा 2x, सॉरी सेकंड ऑर्डर है माफ कीजिए, मतलब 2 सेकंड ऑर्डर बताया गया है, सो 2x होल स्क्वायर K 4x स्क्वायर, 4 को आगे ले लो 4 इंटू kx स्क्वायर। अब kx स्क्वायर तो क्या था, kx स्क्वायर तो क्या था, मेरा नॉर्मल रेट था ना, kx स्क्वायर तो मेरा क्या था, नॉर्मल रेट था, मतलब कि ये जो रेट आया वो नॉर्मल रेट से कितना गुना हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा, ये नॉर्मल रेट है ना, कितना गुना हो जाएगा 4 टाइम। तो स्टेटमेंट यहाँ पे जगह नहीं है बट आप लोग लिख दीजिएगा, if we change the concentration double in double, then the rate of reaction means the rate is 4 time to the initial rate।
ओके, शुरुआत का जो कंसंट्रेशन की बेसिस पे जो रेट था उसकी कंपैरिजन में पावर, माफ कीजिए, ये डबल कर, कंसंट्रेशन डबल करने से उसका जो रेट होगा वो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ओके, चलिए अब वही चीज अगर मैं उसको आधा कर देता हूं, क्या कर देता हूं, आधा, मतलब कि इफ the concentration of reactant is 1/2 then what we can say, 1/2 means पहले x था फिर x/2 हो जाएगा, 1/2 means 1/2 into x यानी x/2 डायरेक्ट लिख सकते हो आप। तो उसके लिए मैं रेट क्या लिख सकता हूं, r is equal to k in bracket a, और a की जगह पे अब मुझे क्या लिखना है, x/2, सो k x/2, लेकिन पावर 2 क्योंकि सेकंड ऑर्डर है, सो k into x²/4, 1/4 को आगे ले लेता हूं, 1/4 को आगे लिया तो ये तो क्या है, k into x² तो क्या है, इनिशियल, k into x² तो क्या है, इनिशियल रेट, मतलब कि अगर मैं कंसंट्रेशन को क्या करता हूं, आधी करता हूं, तो उसका जो रेट हो जाता है वो कितना हो जाता है, उसका 1/4 पार्ट का, कितना हो जाता है उसका रेट, 1/4 पार्ट का। समझ में आई बात? अगर मैं डबल करता हूं तो 4 गुना हो जाता है, ये तो सीधा मैथमेटिकल स्टेप है, डबल करोगे तो 4 गुना होगा, आधा करोगे तो 4/4 पार्ट होगा उसका। मींस अगर आप कंसंट्रेशन डबल करते हो तो वो रेट क्या हो जाता है, 4 गुना, और अगर आप कंसंट्रेशन क्या करते हो, आधी करते हो, तो रेट क्या हो जाता है, 1/4 पार्ट। समझो, इसके ऊपर से एक स्टेटमेंट भी दिया हो गया कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आप कंसंट्रेशन डबल करोगे, आप कोई भी कंसंट्रेशन दे दी, फॉर एन एग्जांपल आपको दे दिया कि इनिशियल कंसंट्रेशन है 10 मोलर, इनिशियल कंसंट्रेशन 10 मोलर है, मैंने डबल कर दी, 20 कर दी, तो रेट में क्या चेंज आएगा, यहाँ पे आप सिर्फ इसकी वैल्यू रखनी होगी आपको, और k की वैल्यू, मतलब रेट ऑफ रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी होगी k की, जैसे यहाँ पे दिया था वैसे यहाँ पे k की वैल्यू दी होगी, तो आपको सिर्फ r कैलकुलेट करना रहेगा। उस वक्त ये सारी बात कैलकुलेट नहीं करनी है, बट समझ जाना है क्या, 4 टाइम ऑफ इनिशियल मतलब कि शुरुआत में k into x², तो यहाँ पे x की जगह पे जैसे 10 मोलर था तो उसकी वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे मैंने जैसे एक सीखा, वहां पे यहाँ पे 10 मोलर मतलब 10 का स्क्वायर 100 into k की जो भी वैल्यू दी हुई हो वो रेट हो जाएगा सीधा मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पे डिवाइड बाय 4, मतलब कि आप यहाँ से एक नॉर्मल सा दूसरा स्टेप साइड में फॉर्मूला बनाकर भी निकाल सकते हो कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर मैं कंसंट्रेशन डबल करता हूं या रिड्यूस करता हूं तो मेरी कंसंट्रेशन के साथ चेंज होते ही मेरा जो रेट है वो 4 गुना या तो 1/4 टाइम का हो जाता है। क्लियर, समझ में आई बात? ओके, फटाफट से लिखिए, उसके बाद दूसरे दो सम करते हैं, लिख दीजिए। चलो बच्चों, एक और वैरायटी वाला सम करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट सम है, इसके अंदर बहुत सारी चीजों का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपको सीखने मिलेगी। देखिए, सबसे पहले इन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या था उसके बारे में मैंने एग्जांपल दिया था आपको, ये एक एक्सेप्शन केस कहा जा सकता है। फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर का हाइड्रोलिसिस का बेस्ट एग्जांपल था। दूसरा हमने पढ़ा था डिकम्पोजिशन ऑफ इथेनॉल, माफ कीजिए शुगर, सॉरी, उसमें से जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता था। ओके, नाउ इन द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है बच्चों। इन वाटर The following result were obtained। देखो, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मतलब कि आपको पहले बता दिया गया कि रिएक्शन का ऑर्डर कौन सा है, भाई सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है लेकिन सूडो फर्स्ट ऑर्डर है। नाउ फॉर द फॉलोइंग रिजल्ट वेर ऑब्टेन्ड, फॉलोइंग रिजल्ट वेर ऑब्टेन्ड, उसमें टाइम पर सेकंड को दिया गया है, कितना है भाई, पहले ये जो है वो अलग अलग टाइम है, जैसे कि ये t is equal to 1 टाइम, मतलब कि मैं इसको t1 कहता हूं फॉर एग्जांपल, t1 टाइम पे, t2 टाइम पे, t3 टाइम पे, t4 टाइम पे, the concentration of ester per molar, suppose that is C1, C2, C3, C4, क्लियर, ये हमारी कंसंट्रेशन है। समझना बच्चों, मैंने आपको नॉर्मल में सिखाया था, याद हो आपको तो, कि अगर मैं A to B जाता था तो मेरा T is equal to 0 पे कुछ कंसंट्रेशन A0 और ये 0 था, T is equal to T पे मेरी कंसंट्रेशन A0 से बढ़ के कुछ कंसंट्रेशन होती थी, मतलब मैं A0 में से कुछ निकालता था, ये मिल रहा था मुझे, क्लियर, या B व्हाटएवर, सामने मुझे BT मिलता था, जैसे मुझे यहाँ पे AT मिल रहा है, ये AT के इक्वल था। तो वैसे ही ये कंसंट्रेशन मेरी शुरुआत की जो C1 है वो है क्या, वो एक प्रकार का क्या है, A0 ही है, इनिशियल, फिर उसमें से मैं कुछ निकालूंगा
जो कुछ यूज हुआ तो 0.55 में से कुछ यूज हो गया 0.33 गया, और कुछ यूज हुआ 0.717 हुआ, और कुछ यूज हुआ 0.05 हुआ। मतलब कि जैसे ये t इज इक्वल टू 0 टाइम, t इज इक्वल टू 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, यही बात हो गई। ओके ना, तो बस ऐसे समझना, आप नॉर्मल एग्जांपल समझे हो ना, बस वैसे ही अलग अलग टाइम के इंटरवल में रिएक्शन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज देखा गया। भाई शुरुआत में इतना देखा गया a-x0 देन a0 माइनस दूसरा जो x दूसरा कॉन्सेंट्रेशन आई वो, तीसरी आई वो, चौथी आई वो, बराबर। और ये सारी बातें हो रही है किसके लिए? किसके लिए हो रही है भाई? ये सब कुछ हो रहा है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए? सूडो फर्स्ट ऑर्डर के लिए। समझो ना क्या कैलकुलेट करना है, समझ में आया? ये डेटा क्या है, टेबल फिर से एक बार बता दूं। एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में आया डिक्रीमेंट बताया गया है कि मेरा रिएक्शन, मान लो यही रिएक्शन है भाई, A to B रिएक्शन ही है, A to B रिएक्शन ही है, और वो A से B की ओर जो रिएक्शन जा रहा है उसमें इनिशियली जब टाइमिंग 0 है तब शुरुआत की कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि आप इसको A0 भी नाम दे सकते हो, मैं इसको A0 चलो नाम देता हूं तो आपको ज्यादा पता चले, क्योंकि आप A0 से सीख के आए हो। ओके, ये जो है वो मेरी T टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन, कोई भी T टाइम, जैसे कि यहाँ पे T टाइम कौन सा, तो T30 ऐसा कह सकते हो, T यानी कि 30 टाइम पे, 30 सेकंड के बाद सेकंड है, इसलिए ये जो कॉन्सेंट्रेशन y क्या आई C2, मतलब कि A0 माइनस x हुआ ना, ये C2 क्या हुआ, ये C2 हुआ A0 माइनस x। ओके ना, x मतलब क्या, A0 माइनस देखो C2 को थोड़ा प्रॉपर लिखना आपको समझ में आ जाए। C2 जो है वो क्या है, C2 भाई मेरा है A0 माइनस x। ओके, A0 माइनस x मतलब कि 0.55 में से जो खर्च हुआ 0.31 बचा है, 0.31 बचा जो खर्च हुआ, जो 16 10 5 15 और 16 जो 0.16 जो खत्म हुआ वो x है। फिर और कुछ खत्म हुआ 0.31 से 7 मतलब 14, 0.14 और खत्म हो गया, वो ये है। मतलब कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीमेंट आता है। ओके ना, क्या कैलकुलेट करना है भाई? दो चीजें बतानी है, कैलकुलेट द एवरेज रेट, कैलकुलेट द एवरेज रेट। आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है एवरेज रेट, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकंड। देखो टाइम इंटरवल बता दिया गया है और एवरेज रेट आपको ढूंढना है। तो सबसे पहले एवरेज रेट है, मतलब कि एक नॉर्मल सी बात कि भाई मुझे रेट लॉ लिखना पड़ेगा, और एवरेज है मतलब मैं डी की साइन नहीं लगा सकता, मैं डेल की साइन लगाऊंगा, और रिएक्टेंट क्योंकि कम हो रहा है साइन लगेगी माइनस की, डेल एक्स मतलब क्या, जो कॉन्सेंट्रेशन मेरी हो रही है कम, वो डिवाइड बाय डेल टी। चलो चेंज इन शॉर्ट आ रहा है वो, आप यहाँ पे डेल सी भी लिख सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सपोज अगर करके लिखना हो लिख सकते हो, सपोज अवर रिएक्शन इज A to B एंड चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डेल एक्स मतलब कि डेल ए, एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हो A। अब ये x क्या है वो आपको बताना हो तो आप बता सकते हो भाई x मेरी कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की, x मेरी क्या है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, नाउ x सपोज इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देन डेल x बाय डेल t, x कॉन्सेंट्रेशन में आया हुआ चेंज, t टाइमिंग में आया हुआ चेंज, कि मैं कुछ टाइम से कुछ टाइम की ओर गया तो मेरी कॉन्सेंट्रेशन में से कुछ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गई। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे चेंज आया, क्या चेंज आया भाई, चेंज आपको इंटरवल बताया गया है, टाइमिंग का इंटरवल कितना है 30 to 60, मतलब कि ये दोनों टाइमिंग देखना है 30 to 60। मतलब कि आप क्या करोगे भाई, जो चेंज आया, चेंज क्या आया था C2 में से C3 पे गए हो, क्या दिया C2 में से कहां पे गए हो, C3 पे गए हो, मतलब लिखोगे भाई C2 माइनस C3 डिवाइड बाय टाइमिंग में क्या चेंज आया, टाइमिंग देखो हम जनरली वही लिखते थे ना, जो मेरा चेंज आया हुआ टाइमिंग मुझे लिखना हो तो वो तो जनरली लिखने जाए तो ये रिएक्टेंट के लिए लिखे तो वैसे 0.17 माइनस 0.31 लिखेंगे, मैंने डायरेक्ट लिखा है आपको समझाने के लिए। आपको सीधा लिखना हो, आपको यही याद है कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो वही याद रखो चलो, वरना वापस गलती करोगे। चलो C2 माइनस C3 की जगह पे हम वही लिखते हैं, डेल की साइन मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, C3 माइनस C2, तो आगे की साइन जो ये माइनस की साइन है वो एज इट इज रहेगी, उसमें कोई चेंज करना नहीं, बराबर। नीचे भी सेम C2 माइनस C3 का टाइमिंग जो है, टाइमिंग वेरीज रहेगा T3 माइनस T2। ओके, चलिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या थी मेरी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर आएगी 0.17 माइनस 0.17
रेडी, इनिशियल माइनस, आगे माइनस की साइन है वो तो एज इट इज है, माइनस इन ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल वो बाद में कितनी थी 0 सॉरी शुरुआत में कितनी थी 0.31 डिवाइड बाय टाइमिंग सेम, फाइनल माइनस इनिशियल 60 माइनस 30 डायरेक्ट लिख दूं 30, चलिए 60 माइनस 30, ओके आप वहां पे 30 लिख सकते हो ना। अब देखिए क्या चेंज आने वाला, 0.17 माइनस 0.31, आगे माइनस की साइन यानी 0.14 आ गया सीधा, 0.14 डिवाइड बाय चेंज जो आया वो क्या आया 30 का, ओके। अब यहाँ पे माइनस की साइन क्या इंडिकेट करती है, मैंने आपको वो चीज पहले बता दी थी, माइनस की साइन क्या इंडिकेट करती है कि कॉन्सेंट्रेशन में आप जितना डिक्रीमेंट करते हो, जितना डिक्रीज होते हो, उतना ही रेट में भी डिक्रीमेंट आएगा, दिख रहा माइनस की साइन है इसलिए, क्लियर। तो यहाँ पे मैं सीधा रेट लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे ढूंढना ही वही है, कैलकुलेट द एवरेज रेट, यानी कि ये जो है वो मेरा फॉर्मूला किसके इक्वल है, और ये मेरा एवरेज रेट है, क्या है ये मेरा एवरेज रेट है, समझे जी, ओके। ये क्या है एवरेज रेट, नाउ ये अगर एवरेज रेट है, एवरेज रेट जो कि मुझे कैलकुलेट करना है, तो माइनस की साइन एटलीस्ट रखनी है आपको, उस बात को समझना बच्चों। और यहाँ पे आप साइड में नोट भी लिख सकते हो माइनस की साइन क्या इंडिकेट करती है वो, बराबर, रेडी, समझ में आई बात। सो ध्यान रखना 0.14 डिवाइड बाय 30 करोगे आपको आंसर मिल जाएगा 0.00467 मोलर पर सेकंड, क्लियर ना, रेट ढूंढ रहे हो इसलिए प्रॉपर अगर फॉर्म में लिखते हैं तो मिल जाएगा 4.67 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकंड, रेडी। ये मिल गया भाई मुझे एवरेज रेट, समझ में आई बात, एवरेज रेट मुझे मिल गया सीधा, ओके। तो समझो यहाँ पे आपको एक चीज का ख्याल रखना है बच्चों की एवरेज रेट के लिए आप डेल की साइन लगाओगे, इनिशियल भी बात हुई थी हमारी। और दूसरी सबसे इंपोर्टेंट बात कि आपको जब टाइम इंटरवल दिया गया है तब आपको कॉन्सेंट्रेशन को बहुत संभाल के लिखना पड़ेगा, बराबर, जो टाइम इंटरवल दिया गया है वो ही लिखोगे, क्योंकि इसके ऊपर, क्योंकि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और अगर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके लिए जब आप कैलकुलेशन करोगे रेट कांस्टेंट की, तो मैंने आपको बताया था कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की कैलकुलेशन के लिए आपको के का फॉर्मूला जो डिराइव्ड है वो याद रखना पड़ेगा। तो फॉर सेकंड अगर हमें देखने जाए तो रेट कांस्टेंट फॉर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या था 2.303 याद करो, सूडो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था 2.303 लोग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस एक्स इन द सेंस हम ये वाले फॉर्म में लिखते हैं, हमने जो खर्च कर दिया, जो कॉन्सेंट्रेशन निकल गई, यानी कि यहाँ पे एक्स कॉन्सेंट्रेशन जो थी वो क्या हो गई, यहां से खत्म हो गई, ये निकाल दिया हमने, क्लियर ना। देखो 0.55 0.371 पे गए, 0.16 हो गया, और 14 पॉइंट कम किए 0.17 पे चले गए। तो ये हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखते हैं, उसके लिए हमें इसको कैलकुलेट करना है, रेडी। और वो कैलकुलेट करना है हर एक के लिए, क्यों, क्योंकि देखो बताया गया है फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पे तो बारी बारी से हाइड्रोलिसिस हो रहा है ना, कुछ टाइमिंग टी पे इतना था, फिर थोड़ा हाइड्रोलिसिस हुआ, फिर इतना हुआ, और थोड़ा हुआ, इतना हुआ, यानी कि शुरुआत पे तो हम कुछ हाइड्रोलिसिस कर नहीं पाएंगे, लेकिन पानी हाइड्रोलिसिस मतलब पानी डालने के बाद इतनी कॉन्सेंट्रेशन हो गई, मतलब कि यहां से हम कैलकुलेट करना चालू करेंगे कि इन दोनों के अंदर मेरी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो थी वो A0 मैं चालू करूंगा भाई, शुरुआत की कॉन्सेंट्रेशन से चालू करूंगा। पहले के लिए अगर मैं गिनता हूं फॉर फर्स्ट मींस T इज इक्वल टू फॉर 30 टाइम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो थी मेरी उसमें से मैंने कुछ निकाल दिया, मतलब कि 0.55 से कुछ निकाल दिया तो कुछ बचेगा, वापिस 0.31 से कुछ निकाल दिया तो ये बचेगा, 0.17 से कुछ निकाल दिया मतलब इसमें से ये निकाल दिया तो ये बचेगा, मतलब कि ऐसे बारी बारी से आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला का यूज करके सबको कैलकुलेट करना है। यानी कि सपोज आप शुरू करते हो जैसे कि भाई t इज इक्वल टू 30 टाइम पे, क्लियर, t इज इक्वल टू 30 टाइम पे आपको क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। तो हाइड्रोलिसिस करने के लिए मुझे भाई पहला रेट कांस्टेंट है उसको मैं सपोज पहले के लिए मैं k1 नाम देता हूं, फर्स्ट के लिए, देन k2 और देन k3, ओके। रेट कांस्टेंट k1 ये मेरा जनरल फार्मूला है, ओवरऑल फार्मूला है। इस ओवरऑल फार्मूला की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं k1 इज इक्वल टू 2.303 log A0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.55 माइनस सॉरी नीचे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.55 माइनस ये पूरा लिखना, यहां पे भी बच्चे गलती करते हैं,
A0 माइनस एक्स ही मेरा 0.131 है, मतलब कि वो निकाल देने के बाद मिली है। मैंने 0.55 से 0.16 को निकाल दिया है तब मुझे ये चीज मिला है, मतलब x नहीं लिखना, यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हो आप a माइनस एक्स जीरो, मेरी यही वैल्यू है 0.31। समझ में आई बात? क्लियर? फिर से एक बार समझाता हूं बच्चों, समझ लीजिए क्या कि K1 की वैल्यू वो इनिशियल उसके बाद तुरंत जो खर्च हो गया वो, मतलब कि ये आएगा। अब उसके नेक्स्ट जब मैं लिखूंगा K2 फॉर 30, ये टाइमिंग t के लिए लिखा है, जब मैं टाइमिंग 60 के लिए लिखूंगा तब मेरी इनिशियल हो जाएगी 31.31 और फाइनल हो जाएगी 0. मतलब a माइनस a0 माइनस x हो जाएगा 0.17। 90 टाइमिंग पे जब मैं जाऊंगा, मतलब कि नेक्स्ट आगे बढ़ूंगा जब 90 पे, तब ये मेरा इनिशियल हो जाएगा 0.17, उसमें से मैं निकाल दूंगा भाई 0.085, सॉरी इनिश x कुछ निकाल दूंगा, मतलब मुझे मिलेगा 0.085। ओके, मतलब कि कुछ कंसंट्रेशन कम करते रहना है, मतलब कि यही a0 माइनस x है, ये भी a0 माइनस x है और ये भी a0 माइनस x ही है। क्लियर? तो यही सारी बातों को आप लोग कैलकुलेट करोगे, ध्यान रखना। इनिशियल कंसंट्रेशन तो आपको यही रखनी है, इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब a0 तो यही रहेगी, a0 में कोई चेंज नहीं आएगा, हर वक्त a0 0.55 ही रहेगा, 0.55 उसमें से ये निकला, 0.55 उसमें से ये निकला, 0.55 उसमें से ये निकला। क्लियर? तो गलती करते हैं बच्चे यही जो मैंने आगे बताया भाई, 30 के लिए मेरा इनिशियल ये था, ये हो गया। 60 के लिए जब आप लिखने बैठोगे तब इनिशियल ये माइनस ये करोगे तो आंसर 0.14 रहेगा, बट इनिशियल से हम वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि A0 जो है वो मेरा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू है, तो आपको वो तो हर वक्त सेम रखनी होगी। क्लियर? तो हर एक के लिए आपको यही चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सेम अगर मैं K2 को कैलकुलेट करना चाहूं तो मिल जाएगा भाई 0.303 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 0.55, फाइनल ये तो इनिशियल रहेगी सेम 0.55, देन फॉर 60 ये किसके लिए है? टाइमिंग देखो मैंने इनिशियल बता दिया आपको, शुरुआत का टाइमिंग ये 30 सेकंड के लिए है, ये भाई जो है वो 60 सेकंड के लिए है, उसके बाद जो आएगा और 90 सेकंड के लिए होगा। सो 0.55 डिवाइड बाय 0.17 एंड K3 is equal to 2.303 multiply by log initial concentration 0.55 divide by 0.17 divide by 0.085। ओके, उस वक्त मुझे K3 की वैल्यू मिलेगी। समझ में आई बात? तो यहाँ पे अलग अलग हमें K1 K2 K3 की अलग अलग वैल्यू हमें मिलती है। जैसे मुझे यहाँ पे पता है कि भाई 1.91 इसकी वैल्यू 1.95 और इसकी वैल्यू 2.06 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 10⁻² इतना मिलता है पर सेकंड, ये सारे पर सेकंड की वैल्यू है। क्लियर? तो इतना मुझे मिलता है, आपको कैलकुलेट करना है, नॉर्मल सी बात है, डिवाइड कर दीजिए, लॉग ढूंढ लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 2.03 आपको मिल जाएगा। बराबर? तो ये तीनों तीन जो है वो तीनों तीन मुझे अलग अलग टाइमिंग में मिलेंगे, क्योंकि मुझे पूरा हाइड्रोलिक्स बताना है। बराबर? ध्यान रखना बच्चों, गलती यहाँ पे होती है कि आप लोग 30 लेते हो तो ये इनिशियल माइनस ये कर देते हो। बराबर? कर सकते हो, लेकिन कब? जैसे मैंने आपको बताया, जब आप a0 माइनस x की बात कर रहे हो तब, जब a0 माइनस x की कैलकुलेशन कर रहे हो तब आप जैसे यहाँ पे लिखोगे a0 माइनस x, तो a0 इनिशियल ये है, a0 तो मेरा कभी चेंज नहीं होगा ना, जो शुरुआत में मैंने लिया था उसी में से तो खर्च होता जा रहा है। मेरे पास भाई 5 किलो की बोरी थी कोई किसी भी चीज की, उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, उसको यूज कर रहा हूँ, तो 5 किलो में से जैसे मैंने 1 किलो यूज कर दिया तो 5-1 करूंगा, फिर उसमें से दूसरा 1 किलो यूज हो गया तो 5-2 करूंगा। इन शॉर्ट मैं जो 4-1 भी कर सकता हूं, पर वो दोनों है तो एक ही, बट जब आप इनिशियल लिखते हो 0.55, तो माफ कीजिए इनिशियल लिखते हो तब आप a0 की वैल्यू लिखते हो, तो वो चीज आपको बतानी पड़ेगी, वरना आंसर में वेरिएशन आएगा। ओके, ध्यान रखना। अब ये तीनों है, अब तीन तो रेट नहीं निकल सकते एक इक्वेशन के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, एवरेज की बात है तो एवरेज निकाल देते हैं, तीनों तीन का एवरेज निकाल देते हैं। क्या मिलेगा, यहाँ पे कर देता हूँ, एवरेज निकाल देते हैं तीनों तीन का। ओवरऑल क्या मिलेगा, ओवरऑल के एवरेज मतलब तो आप लोग फिजिक्स में पढ़े हो, जितना हो डिवाइड बाय नंबर ऑफ जो भी होते हैं, जैसे कि 3 है, तीनों तीन का टोटल करके डिवाइड बाय 3 कर देते हैं, जैसे कि 1.91 मल्टीप्लाई सॉरी प्लस 1.95 प्लस 2.06 और साथ में जो है उसको कॉमन ले लेते हैं 10⁻² डिवाइड बाय 3। इसका आंसर जो है वो भी मुझे पता है, फिलहाल आप लोग याद रख लीजिएगा 1.97 तो 10⁻²। ओके, सो आप मोल पर सेकंड लिख देना।
सो ध्यान रखना कि यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन हुई उस कैलकुलेशन के अंदर ये सारी बातें बहुत अहम रहती है। इसी के अंदर से बहुत से एमसीक्यू निकल सकते हैं। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में याद रखना है कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो है उन्हीं में से मैं अलग अलग स्टेप की ओर जाता हूं। आप लोग एक चीज भी याद रख सकते हो ना कि भाई जैसे मैं एक रिएक्शन लिख रहा था ना t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू t पे, तो मैं यहाँ पे a से a0 माइनस x लिखता था कोई भी रिएक्शन के लिए। अब सपोज ये t इक्वल टू t से मैं और थोड़ा आगे जाता हूँ, t इक्वल टू t1 टाइम फॉर एन एग्जाम्पल, ये t था ये t1, तो वो भी a0 माइनस ही तो x होगा, मतलब कि ये तो ऑलरेडी है ही, मैंने इसी में से इसको निकाला है, पर ये जो x है वो दो बार आ जाएगा, मतलब a0 माइनस x जो था उसमें से जो नया कुछ होगा जो भी कम हुआ होगा वो यहां से निकलेगा, बट उससे बेटर है जो इनिशियल था उसी में से जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन निकली उसको निकाल। मतलब कि हर वक्त लिखा तो a0 माइनस x ही जाता है, बट डिपेंड करता है वो जो वेरिएशन जो x है वो क्या है, बराबर। बाकी आपको इनिशियल ही लेना पड़ता है। रेडी? तो बच्चों 3 अलग अलग वैरायटी के सम आज किए हमने और उसके अंदर बहुत सी अलग अलग बातें थी जो आपको जानना बहुत जरूरी था। आगे भी ये चीज कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम दूसरी अलग अलग वैरायटी वाले सम करेंगे जिसके अंदर जानेंगे कि किस तरीके से सम को सॉल्व आउट किया जाता है। तब तक एनसीईआरटी में दिए हुए सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करने की ट्राई करो। एनसीईआरटी में दूसरे भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो मुझे पढ़ाने हैं आपको, वो चीज भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन आपको जितना खुद से सॉल्व करना आता है उतना आप करने की ट्राई करो। कहीं कहीं पे डाउट निकल रहे होंगे तो पहले सारे पोर्शन को खत्म हो जाने देना, जितना भी न्यूमेरिकल पोर्शन है उसका खत्म हो जाए उसके बाद आप लोग मुझे वो डाउट भेज सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक्स अ लॉट।